फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ओवरव्यू जो हमने एक प्लेलिस्ट कंप्लीट की है सेल सेल के बारे में और सेल ऑर्गेनेलिज के बारे में। ठीक है, तो आज हम उनका ना मेन जो एक ऑर्गेनेली वो पर्टिकुलर फंक्शन करता है, उसके अलावा वो हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो वो हम आज वो ऑल इन वन एक वीडियो में वो सब रिवाइज कर लेंगे। मेन चीजें हर एक ऑर्गेनेल के रिलेटेड जो है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। इस वीडियो में हम ओवरव्यू पूरी क्लासेस का और पूरी सीरीज का ले लेंगे, तो ये याद रखना भी इजी हो जाएगा और क्वेश्चन निकलने में भी फायदा होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे पहले सपोज ये इस पूरे बोर्ड को आप सेल कंसिडर करो। ठीक है, ये आ गई। ठीक है, कि ये चलते हैं, ये हम रखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, सबसे पहले सेल के बाहर सेल की होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर होती है, ये हम मान लेंगे इसको प्लांट्स और किनमें प्लांट्स और फंजाई में होती है सेल वॉल। ठीक है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर आउटरमोस्ट लेयर होती है। तो हम देख लेंगे पहले यदि सबसे पहले चलो इसको हम इससे थोड़ा ये कर लेंगे सेल वॉल। ठीक है, ठीक है, सेल वॉल। तो ये क्या है, सेल वॉल आउटरमोस्ट लेयर है। सेल वॉल क्या है, आउटरमोस्ट लेयर। ठीक है, याद रखना इसके लिए जरूरी है, ये प्रोवाइड करती है स्ट्रेंथ, शेप देती है प्लांट सेल को, और क्या करती है कि ये प्रोटेक्शन में भी हेल्प करती है। ठीक है, प्रोवाइड स्ट्रेंथ प्रोटेक्शन एंड शेप शेप इन प्लांट सेल। ठीक है, और ये सेलुलोज की बनी होती है, मेड अप ऑफ। अच्छा, इन प्लांट्स में ये क्या होती है, इन प्लांट्स ये किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, मेड अप ऑफ सेलुलोज। ठीक है, इन फंजाई में, फंजाई में ये किसकी बनी होती है, चिटिन की। ठीक है, ये इतनी सी चीजें इनफ है सेल वॉल के बारे में। ये आ गई सेल वॉल। अब हम सेल वॉल के अंदर क्या होती है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हमने डिटेल में पढ़ा है, ये क्या होती है, डबल लेयर होती है, इसको कहते हैं बाई लेयर। ठीक है, ये एक लिपिड्स की लेयर आउटर और ये वाली। ठीक है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये क्या है, सबसे पहले एक बाउंड्री है, सेल की बाउंड्री। ठीक है, सेल की बाउंड्री याद रख लो। और क्या है, थोड़ा इसको बना ही लेते हैं, तो हम पढ़ रहे हैं। तो ये आ गया लिपिड्स का हेड, हमने डिटेल में पढ़ा है 2 क्लासेस में। ठीक है, ये आ गया आउटर साइड में एक्स्ट्रा सेलुलर साइड, और ये है साइटोसोलिक साइड हेड, क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक होते हैं, तो ये बनी होती है, ये इसकी 2 फैटी एसाइल चेन होती है। ठीक है, तो ये 2 टेल होती हैं फैटी एसाइल चेन की बनी हुई, ये होती है हाइड्रोफोबिक। ठीक है,
बीच में कोलेस्ट्रॉल रख लें। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब क्या है, ये सेल बाउंड्री है, बाई लेयर है। ठीक है, बाई लेयर है। इसके अलावा क्या है, ये सिलेक्टिवली परमिएबल है। ठीक है, कुछ चीजों को सिलेक्ट करती है, कुछ चीजों को मतलब अंदर आने देती है, कुछ को नहीं। तो इसको कहेंगे सीधा हम ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट में भी एक होती है डिफ्यूजन। ठीक है, हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, सिंपल सिंपल हायर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन टू लो, CONC। ठीक है, इसके अलावा डिफ्यूजन की दूसरी टाइप होती है, सिंपल डिफ्यूजन के बाद होती है फैसिलिटेटिव। फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन। फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन में क्या होता है, ये हेल्प करती है, फैसिलिटेट करती है। जैसे हमने पढ़ा था, ग्लूकोज को अंदर लाना है, तो ये क्या करेंगे, सेल करेगा, सेल वेसिकल बनाएगा। ठीक है, इन वेसिकल को भेज देगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास, और वो जाके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाएंगे, और वहां पे एक एक्वस टनल बनाएंगे। उस एक्वस टनल के थ्रू ग्लूकोज अंदर आएगा सेल के पास। तो खुद नहीं आ रहा था जब तक ना सेल ने उसको फैसिलिटेट किया, विद द हेल्प ऑफ दीज वेसिकल्स। ठीक है, इसके अलावा एक और ये होता है कि सोडियम को अंदर आने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास गेट्स होते हैं। ठीक है, तो ये गेट क्लोज होते हैं, जब तक नहीं इनको खोला जाएगा तब तक वो अंदर नहीं आ सकते। तो ये सपोज ये इस गेट का ढक्कन उठा लिया, तो ये सोडियम अंदर आ जाता है। सोडियम गेटेड, सोडियम गेटेड चैनल इनको कहते हैं, ये एक्वस चैनल, सोडियम गेटेड चैनल, ये होती है, ये होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसके बाद होता है सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसमें तो इसके बाद होता है ट्रांसपोर्ट। ठीक है, और इस ये दोनों चीजें आती हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट में, ये डबल एस, पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में खुद ब खुद होता है, कोई एनर्जी नहीं लगती है। ठीक है, एनर्जी यहाँ पे नहीं लगती है, इसे हमने डिनोट किया। ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट कौन सा है, पैसिव ट्रांसपोर्ट। फिर दूसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, याद रखना पंप्स, ये पंप्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, लेकिन ये क्या करते हैं, ये एटीपी यूज करते हैं। इनको एनर्जी चाहिए तो ये ट्रांसपोर्ट करवाएंगे, वरना नहीं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सपोज ये एक स्पेशल टाइप के पंप होते हैं हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ठीक है, उसको कहते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, देखो ये ऊपर से बंद रहेगा, ये बंद रहेगा जब तक ना इसको एटीपी यूज करेगा, तो फिर ये खुलेगा। पहले ऊपर से बंद है, तो क्योंकि एटीपी लगे ऊपर से खुला, वो लोड हुआ, सोडियम पोटेशियम लोड हुआ, तो इन साइड में ऐसे खुल गया। पहले ऐसे ऐसे ही चलता रहता है, लेकिन ये यूज करता है एटीपी। ठीक है, ये तीन सोडियम, Na+, Na+, और K+, K+, ये तीन सोडियम और दो पोटेशियम का ट्रांसपोर्ट करवाएगा। इतना याद रखना, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आता है। ठीक है, ये आ गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है हमारी सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, हम थोड़ा सीक्वेंस में जाएंगे। इसके अलावा तो ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थोड़ा नजदीक जो ऑर्गेनेली होती है, उसको कहते हैं गोल्गी अपरेटस या गोल्गी बॉडी। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि ये इस तरीके से फ्लैट स्ट्रक्चर्स होते हैं, इस तरीके से कुछ। ठीक है, ठीक है, अब ये यहाँ से वेसिकल बना के
सेल की दूसरी दूसरी जगहों पे भेज देगा। तो ये क्या करता है, ये आ गया गोल्गी। गोल्गी बॉडी, ठीक है। गोल्गी बॉडी क्या करता है, ये प्रोटीन सॉर्टिंग करता है, प्रोटीन सॉर्टिंग करता है। यहाँ से जो प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आएगी वो यहाँ से यहाँ पे, तो ये इसको सॉर्टिंग में भेज देगा, अपनी अपनी जगहों पे इसको भेज देता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट करवाता है वाया वेसिकल्स, हमने पढ़ा है डिटेल में, लेकिन इतना याद रखना, गोल्गी क्या करता है, प्रोटीन सॉर्टिंग करवाता है। ठीक है, प्रोटीन सॉर्टिंग। और एक और हम मान लेंगे इसको, मेन फंक्शन करता है, मॉडिफिकेशन करता है प्रोटीन्स की। मतलब किसी प्रोटीन पे कार्बोहाइड्रेट्स ऐड करने हैं, जैसे हमने वहां पे एग्जांपल पढ़ी है, ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है यहाँ पे, तो वो ये करता है गोल्गी अपरेटस। इसके साथ में होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये आ गया न्यूक्लियस से, ठीक है, इसको मान लेते हैं, ये आ गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये क्या करेगा, ये क्या फंक्शन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने देखा था कि राइबोसोम्स के साथ अटैच, राइबोसोम्स जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होंगे तो वो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। तो ये कराता है प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस फोल्डिंग, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस भी प्रोटीन फोल्डिंग। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो क्या करता है, चलो आपकी आसानी के लिए लिख लेते हैं, इसमें एस ई आर जो है बहुत सारे कमीशन वो करते हैं इसके अलावा, लेकिन हम मेन पढ़ रहे हैं, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एक कौन करता है, लिपिड सिंथेसिस कौन करता है, तो ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लिपिड लिपिड सिंथेसिस, ठीक है। इसके अलावा इसके बाद होता है, कौन सी ऑर्गेनली होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिल्कुल साथ अटैच होता है किस, न्यूक्लियस से। तो ये आ गया जी न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन है, तो इसको हमने बना दिया, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये आ गया न्यूक्लियस। ये ऊपर वाले हैं सिंगल मेम्ब्रेन, ठीक है, इसलिए हमने इनको सिंगल मेम्ब्रेन बनाया। तो ये आ गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या करता है, ये जेनेटिक मटेरियल स्टोर करके रखता है। इसके अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक इंफॉर्मेशन रख लो आप, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन में क्या आता है, थोड़ा लिख लेते हैं, डीएनए या उसी को आप कहते हैं क्रोमेटिन, ठीक है, कोई भी चीज आए सेम होगा। तो ये क्या करता है, ये अपने अंदर इसको रखता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, मतलब डीएनए को अपने अंदर बचा के रखता है। और ये यहाँ पे क्या होता है, काम क्या होता है, रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन, ठीक है, डीएनए बनेगा। और क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन,
याद रखना। ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे होता है, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन मीन्स mRNA बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ mRNA या RNA से दे रख लो। तो ये कहाँ पे होगा, न्यूक्लियस। अब RNA से प्रोटीन बनेगी, यहीं पे अब हम लिख लेते हैं। दूसरा क्या होता है, इसके अलावा ऑर्गेनली है, उसको कहते हैं राइबोसोम्स। ये स्मॉल, ये लार्ज सब यूनिट, ठीक है। हमने अब सबको स्ट्रक्चर के साथ डिटेल्स में पढ़ा है। अब चलो इसको हम, ये राइबोसोम इसको कहते हैं नॉन मेम्ब्रेनस, ठीक है। इसके अंदर ये चैनल्स होते हैं, ठीक है। ये आ गया राइबोसोम, ये स्मॉल वाला, हमने डिटेल पढ़ा है, इसका क्या फंक्शन है, इसका क्या फंक्शन है। तो ये राइबोसोम तो हम कंफ्यूजन के लिए मिटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, ये राइबोसोम, अब ये क्या काम करेगा, ये ट्रांसलेशन करवाता है, ट्रांसक्रिप्शन इन न्यूक्लियस, ये ट्रांसलेशन इस आरएनए से, ये क्या एमआरएनए से प्रोटीन बनाएगा, तो इसको कहेंगे हम ट्रांसलेशन। इसको कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्रीज, ठीक है, मतलब प्रोटीन यही बनाते हैं, तो ये भी लिख लेते हैं हम प्रोटीन फैक्ट्री, क्योंकि ये प्रोटीन बनाता है किस प्रोसेस से, ट्रांसलेशन से। ठीक है, ये ट्रांसलेशन से प्रोटीन बना लेगा, ये है राइबोसोम का काम। इसके अलावा क्या आता है, इसके बाद है और ऑर्गेनली, उसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आ गया जी, ये आ गया माइटोकॉन्ड्रिया, आपने सुना होगा, ठीक है, डिटेल में पढ़ा है हमने। ये आ गया माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये आ गई इनर लेयर, इसके दो लेयर्स होती हैं, ये आ गई इनर लेयर जहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट से, प्रोटॉन मैट्रिक्स से, ये आ गया मैट्रिक्स, ये आ गई मैट्रिक्स, ये इनर लेयर, ये है outer लेयर, मतलब इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, ये outer लेयर, ये इनर लेयर, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगी, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलने से क्या होता है, प्रोटॉन यहाँ से बाहर जाएंगे, मैट्रिक्स से बाहर जाएंगे और वहां से अंदर आएंगे, इसके पास जो क्रिस्टे होते हैं, ठीक है, F0 F0 पार्टिकल जिनको कहते हैं, इससे प्रोटॉन अंदर की तरफ आएंगे, तो इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये क्या काम करेगा, इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल ये क्या करेगा, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, इसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन मींस एटीपी जनरेशन या एटीपी सिंथेसिस। एटीपी सिंथेसिस इसको कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एनर्जी करेंसी, ठीक है। सेल की एनर्जी करेंसी, सेल के अंदर जो करेंसी चलती है एटीपी की फॉर्म में, मतलब ये पावर हाउस क्यों ना के ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। हम जब काम करते हैं, ओवरऑल हमारा मकसद क्या होता है, एनर्जी यूज करने का। हम जहाँ पे एनर्जी लाते हैं, हम पैसा कमाते हैं, ठीक है, उससे फिर अपना काम चलाते हैं। तो इसको तभी कहते हैं
ये इतना पावरफुल है क्योंकि ये एटीपी प्रोड्यूस करता है और एटीपी की वजह से सेल के अंदर सब काम लगते हैं, होते हैं। जहाँ पे भी कोई काम एनर्जी चाहिए होती है तो वहाँ पे एटीपी को खर्च किया जाता है। तो ये आ गया माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अरे यार जरूरत नहीं है, बचा कर लें। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद क्या होता है प्लांट्स में, अगर प्लांट सेल है तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट भी होता है। ठीक है, इन प्लांट्स ये भी डबल मेम्ब्रेन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये इनर में आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे क्या अंदर अंदर होता है स्ट्रोमा, स्ट्रोमा के अंदर ये थैलाकॉइड्स होंगे। ठीक है, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस चलेगा। ये क्या है, ये है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करवाएगा। डिटेल में आप वीडियो देख सकते हैं, टाइप्स और जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन हमने देखा है डिटेल में। क्लोरोप्लास्ट के बाद क्या होता है, अगर प्लांट ही है तो चलो यहाँ पे एक और ऑर्गेनली होता है। चलो अगर प्लांट ही है तो होगा वैक्यूल। ठीक है, तो ये होगा सिंगल मेम्ब्रेन। वैक्यूल इन प्लांट्स, प्लांट्स में क्या करेगा ये ऑस्मोटिक बैलेंस करेगा। ठीक है, वाटर को बैलेंस करेगा। ऑस्मोटिक बैलेंस एंड शेप, ये क्या करेगा, सेल की शेप को मेंटेन करेगा। दोनों चीजें मेंटेन करेगा, मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस एंड शेप। हम सीधा लिखते हैं सीई, सीई बैलेंस एंड शेप मेंटेन। ठीक है, अगर एनिमल है या देना प्लांट्स, अगर एनिमल है तो लाइसोसोम होगा, लाइसोसोम। ठीक है, एनिमल है तो लाइसोसोम होगा और ये क्या करेगा, यहाँ पे लाइसोसोम डिग्रेड करेगा जो भी वेस्टफुल मटेरियल होगा। ठीक है, इसको कहते हैं सुसाइड बैग सेल का। लाइसोसोम ये सुसाइड बैग ऑफ द सेल, क्योंकि ये क्या करता है, डिग्रेड करता है सभी कंपोनेंट्स को। इंट्रा एज वेल एज एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट्स, डिग्रेडेशन करता है जो भी वेस्ट होता है, चाहे वो सेल के अंदर का हो या बाहर का हो। ठीक है, ये डिग्रेडेशन करता है इंट्रा एज वेल एज एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट्स। ठीक है,
इसके अलावा एक होता है ऑर्गेनल पिरोक्सिसोम। पिरोक्सिसोम ये डिटॉक्सिफिकेशन करवाता है, ठीक है, ड्रग्स डिटॉक्सिफिकेशन कराता है, या हमने पढ़ा है वहाँ पे बीटा ऑक्सीडेशन कराता है, जो फैटी एसाइड चेन होती है हमारे पास ये वाली, ठीक है, तो लेथी होगी तो ये इसमें जाके टूट जाएगी। पिरोक्सिसोम, ठीक है, ये फ्री रेडिकल जो भी हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं जो हार्मफुल होते हैं, उनको यहाँ पे ले जाके तोड़ दिया जाएगा, ठीक है, H2O2 को तोड़ेगा। ये इसके अंदर pH 5 होता है, ठीक है, इस वजह से ये यहाँ पे चीज़ों का डिग्रेडेशन हो जाता है लाइसोसोम में। ये क्या करेगा, डिटॉक्सिफिकेशन। आप ड्रग्स लिख सकते हैं, आपको कहीं आएगा तो, जो भी सेल के अंदर हार्मफुल रेडिकल ड्रग्स कोई भी चीज़ हो उनको यहाँ पे ले जाके ब्रेक डाउन करवा दिया जाएगा। इसके अलावा एक और ऑर्गेनली होती है, उसको कहते हैं छोटा सा सेंट्रियोल, जो सिर्फ एनिमल्स में होता है, ठीक है। अब ये थोड़ा होता है, ये प्रॉपर हम थोड़ा मॉडल स्ट्रक्चर बनाते हैं, पूरा नहीं। हमने पढ़ा है वैसे भी, माइक्रोट्यूब्यूल्स 3 इन नंबर्स में इसके साथ अटैच होते हैं, ठीक है। ये होता है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल प्लांट्स में ये क्या करता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स की ऑर्गेनाइजेशन करवाता है, ठीक है। यहाँ माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजेशन या स्पिंडल फॉर्मेशन, दोनों चीजें लिख लो, क्या पता पेपर में आएगा। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स को अरेंज करता है और उसकी वजह से हमने सेल साइकिल में पढ़ा था कि क्रोमोसोम्स को इधर उधर के लिए खींच लेता है अपोजिट पोल के लिए, ताकि सेल बीच में डिवाइड होके 2 सेल बना लें, ठीक है। तो ये क्या करता है, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजेशन, इसको कहते हैं स्पिंडल फॉर्मेशन, ठीक है। इसके अलावा कोई चीज बची क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ठीक है, गोल्गी बॉडी ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ठीक है, राइबोसोम्स ठीक है, न्यूक्लियस राइबोसोम ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट वैक्यूल। चलो ये मेजर मेन है, इतना काफी है और अच्छे हैं, ठीक है। सेल ऑर्गेनेलीज एंड फंक्शन, इनको हमने लिखा है नाम इससे, तो यही नाम याद रखें। सेल ऑर्गेनेलीज, इनका क्या है, स्ट्रक्चर इसी कलर से हमने डिवाइड किया है, ये ड्रा किया है, और फंक्शन, ठीक है। फंक्शन हमने इस कलर से लिखी, ये सब चीजें हैं। ये आ गया ओवरऑल इन शॉर्ट और वन, इतना आपको सेल सेल अगर पढ़ा है, अब बायोलॉजी के स्टूडेंट है, 11th में पढ़ा है, 12th में पढ़ा है, या किसी और एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग से एटलीस्ट ये इतनी इंफॉर्मेशन होना जरूरी है सबके बारे में।